राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, सबसे पहले तो माफ़ी चाहेंगे कि ये वीडियो हम मॉर्निंग के टाइम पे पोस्ट नहीं कर पाए, बट इस संडे वीडियो में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं, नया सीखने वाले हैं एंड काफ़ी कुछ चीज़ें, काफ़ी कुछ नॉलेज गैदर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इस टाइम पे क्या हाल है मार्केट का, हमारे पोर्टफोलियोज़ का। तो मार्केट का हाल अगर देखा जाए तो बहुत खराब है ऐसा नहीं, क्योंकि निफ्टी 50 तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। बट हम लोगों का जो पोर्टफोलियो है, क्या वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है? ज़्यादातर एंड मैक्सिमम लोगों का पोर्टफोलियो इस टाइम पे उनके हाई से नीचे है, उनको लॉसेस हो रहा है या उनके पोर्टफोलियोज रिटर्न नहीं दे रहा है बहुत टाइम से। तो ऐसा जब होता है तो लोगों को लगता है कि मैंने कोई गलत कंपनी में शायद इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा, क्योंकि कुछ कंपनीज है जो चल रहे हैं, ऑल टाइम हाई के आसपास से रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं, तो शायद मैंने कुछ गलत कंपनीज में निवेश कर दिया होगा, तो मेरा प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है। बट अगर हम इंडिया के टॉप इन्वेस्टर्स की भी बात करें, जैसे कि आशीष कचोलिया, जो कि एक पुरानी इन्वेस्टर है एंड बहुत बड़े इन्वेस्टर है, इनका नेटवर्थ आज के दिन अगर आप देखेंगे तो वो है 2844 करोड़। तो आप समझ सकते होंगे कि एक सिंगल इन्वेस्टर के पास अगर इतना वेल्थ हो, वो कितने बड़े लेवल के इन्वेस्टर होंगे। बट इनका पोर्टफोलियो का अगर आप रिटर्न चेकआउट करेंगे तो लगभग 1.5 साल से इन्होंने भी कुछ पैसा नहीं बनाया। तो अगर मैं आपको दिखाऊं इधर पे, तो इधर पे देखिए, जून 2024 इनका पोर्टफोलियो का साइज कितना था? 3385 करोड़। सितंबर 2024 इनका पोर्टफोलियो का साइज लगभग 3,500 करोड़ पे चला गया था। एंड आज के दिन अगर आप देखेंगे तो 1.5 साल हो गया एंड इनका पोर्टफोलियो का साइज स्टिल वहां से कम है। मतलब बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स का भी ऐसा ही हाल इस टाइम पे देखने को मिला है। तो इसमें आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे भी कंपनीज होंगे जो 1 साल पहले इनके पोर्टफोलियो में नहीं था, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनीज का आईपीओ आया जहाँ पे आशीष कचोलिया इन्वेस्टेड है, 1% से ज़्यादा का स्टेक है, तो वो भी इधर पे जुड़ गए हैं। ठीक है, क्योंकि इधर पे वही कंपनीज हमको मिलता है एंड उन्हीं कंपनीज के बारे में जानने को मिलता है कि जिनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में इनका नाम दिखता है, 1% से ज़्यादा स्टेक होता है। ठीक है, हो सकता है कि बहुत से ऐसे कंपनी होंगे जहाँ पे 1 साल पहले उनका लिस्टिंग नहीं था स्टॉक मार्केट में, तो हमको भी पता नहीं था, बट आज लिस्ट हुआ है तो उसका भी स्टेक ऐड होने के बाद ये पोर्टफोलियो का साइज है। तो आप समझ सकते होंगे कि उनका भी पोर्टफोलियो नहीं चला है। एंड ऐसा सिर्फ आशीष कचोलिया का नहीं, अगर आप अनिल गोयल, मुकुल अग्रवाल, आशीष धवन, इन इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो देखेंगे तो ये सारे इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो अप टू 29% तक गिर चुका है। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का भी सेम हाल है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है? ऐसे टाइम पे कुछ नहीं करना है, आप स्टडी अपना करते जाइए, अच्छे कंपनीज को ढूंढते जाइए। अगर पैसा है एक्स्ट्रा लगाने के लिए, वो आप निवेश कर सकते हो एसआईपी वे में, लमसम वे में। एंड यही काम करना है, बोरिंग काम है, किसी को करना नहीं है ये चीज़, बट ये बोरिंग काम करने का ही टाइम है। आपको कोई एग्रेसिव कॉल नहीं लेना है कि स्टॉक नहीं चला है तो बेच देता हूँ या बहुत ज़्यादा चर्निंग कर लिया, ऐसा नहीं करना है। हाँ, अगर कुछ ऐसा कंपनी दिख रहा है कि इसका ग्रोथ अच्छा आ रहा है या आने का पॉसिबिलिटी है, वैल्यूएशन बहुत गिर चुका है, कॉन्फिडेंस मेरा ज़्यादा है, मैनेजमेंट भी टॉप क्लास है, तो आप वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, यही काम किया जा सकता है, बोरिंग है बट करने का यही है। अभी दोस्तों नेक्स्ट जो अपडेट है ये PPFAS की तरफ से, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कह लो या पराग पारिक म्यूचुअल फंड कह लो। तो पराग पारिक में आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो SIP करते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा पराग पारिक को आप देते हैं, राइट? तो कितने सारे लोग करते हैं पहले तो कमेंट करना SIP, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि इतने लोग करते हैं पराग पारिक में। तो उनके लिए एक और अपडेट है कि पराग पारिक अभी लार्ज कैप फंड लॉन्च कर रहा है। तो अभी लार्ज कैप फंड लॉन्च कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसको लेके क्या हो रहा है हंगामा सोशल मीडिया में, वो सारा कुछ हम जानने वाले हैं। फ्लेक्सी कैप ने ऑलरेडी बढ़िया परफॉर्म किया एंड एज अ डिस्क्लेमर मैं भी फ्लेक्सी कैप में SIP करता हूँ। लार्ज कैप इनका आने वाला है। अभी लार्ज कैप में एक रूल है कि आपके पास अगर 100% पैसा है, मतलब 100 रुपये है आपके पास, तो 100 में से 80 रुपये आपको लार्ज कैप में निवेश करना है, मस्ट। बाकी का जो 20 रुपये है वो आप स्मॉल कैप में, मिड कैप में, कैश में होल्ड कर सकते हो। ठीक है, 80% तो आपको लार्ज कैप में लगाना ही पड़ेगा। अभी लार्ज कैप में क्या है ना कि लिमिटेशन है, मतलब निफ्टी 50 की अगर बात करें तो निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनी होता है एंड लार्ज कैप यूनिवर्स में टोटल 100 कंपनीज होते, मतलब इंडिया के टॉप 100 जो कंपनीज है वो लार्ज कैप कैटेगरी में आते हैं। तो 100 कंपनीज के अंदर ही आपको खेलना पड़ेगा। तो इधर पे सोशल मीडिया में यही चल रहा है कि अगर इधर पे जो पैसिव फंड है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं एंड वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम होता है, तो फिर पराग पारिक लार्ज कैप में घुस क्यों रहा है? क्योंकि इधर पे कुछ खास एडवांटेज तो है नहीं, इनको 100 कंपनीज के अंदर ही खेलना पड़ेगा।
एंड अगर आप CAGR भी देखेंगे निफ्टी 100 का तो अच्छा है, 3 साल का 14% केगर, 5 साल का 16% केगर, लॉन्च के बाद 15% का CAGR बना। तो ओवरऑल अच्छा CAGR बना करके दिया निफ्टी 100 ने। अभी दोस्तों इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है कि इनको खेलना है वही 100 कंपनी के अंदर, लार्ज कैप फंड है तो क्यों नया फंड लॉन्च कर रहे, क्यों पुराना फंड को ही अच्छा नहीं, बेटर नहीं बना रहे। तो अभी इसका आंसर भी कंपनी ने दिया। पहला तो ये बोला कि देखिए बाकी एएमसीज की तरह हम 20-40 फंड तो रन करते नहीं हैं, 12 साल में हमारा टोटल 6 ही फंड है एंड उनमें ही हम फोकस्ड है। कोई ट्रेंड को चेज नहीं करते, कोई डिफेंस थीम के अंदर हमने फंड लॉन्च नहीं कर दिया, हर महीने कोई नया इन्फो हम लॉन्च नहीं करते। तो ये पहला आंसर। उसके अलावा ये किसका फ़ायदा उठाना चाहते पता है, 80% तो हम लार्ज कैप में निवेश कर देंगे, बाकी 20% हम स्मार्ट डिसीजन ले सकते, लाइक 20% के थ्रू हम स्मॉल कैप्स में, मिड कैप्स में निवेश कर सकते। इसके अलावा फ्यूचर मार्केट में डिस्काउंट में बाइंग कर सकते, मार्जिन आर्बिट्रेज उठा सकते, एक्शन बिफोर इंडेक्स रीबैलेंसिंग वो ये कर सकते। मतलब थोड़ा बहुत बेनिफिट इनको होगा, इंडेक्स फंड से थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होगा, वही बेनिफिट उठाना चाहते। एंड दूसरी तरफ इंडेक्स फंड में जो एक्सपेंस रेशियो होता है उसी रेंज पे पराग पारिक भी अपना एक्सपेंस रेशियो रखने वाला है। मतलब फ़ायदा ही होने वाला है, जो भी लोग लार्ज कैप में इंडेक्स फंड को छोड़ के इधर पे जाने वाले उनको फ़ायदा ही होने वाला है, ऐसा ही कुछ कहना है कंपनी का। तो मेरा ऐसा सोचना है कि डिसीजन खराब नहीं है, अच्छा ही डिसीजन है। उसके बाद दोस्तों आते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट जो है वो सेबी की तरफ से आया एंड एक कंपनी है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, बीच में काफ़ी पॉपुलर हुआ था, एसएमई कंपनी है द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन। एंड इस कंपनी का जब आईपीओ आया था ना, हाइप बहुत क्रिएट हुआ था, अरे ड्रोन के रिलेटेड बिजनेस है एंड देखिए ड्रोन ऑपरेशन ट्रेनिंग के अंदर काम करता है, सप्लाई एंड मेंटेनेंस सर्विसेज का काम काज करता है, तो बहुत पॉपुलर था। एंड कुछ लोग पूछते भी है मेरे से कि आप एसएमई आईपीओ के ऊपर बात करो, उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते हो। देखिए एसएमई आईपीओ में क्या होता है, सबसे पहले तो आज मार्केट कैप 136 करोड़ है, मतलब बहुत ही छोटा कंपनी है, ठीक है। इसका एक साल का हाई देखेंगे 131, आज 56, मतलब 50% ही उससे ज़्यादा नीचे आ चुका है। एंड एक समय तो ऐसा था कि 200 के रेंज पे स्टॉक चला गया था, 200 का स्टॉक आज 50 पे आ चुका है, तो आप समझ सकते हो 75% खत्म, इतना क्रैश देखने को मिला। ऊपर से दोस्तों अभी ये खबर आया कि सेबी ने इनके प्रोमोटर्स एंड रिलेटेड पार्टीज को बैन कर दिया है स्टॉक मार्केट से 2 साल के लिए, एंड फाइन भी इनके ऊपर लगाया गया है क्योंकि इन्होंने मिस यूज किया है, स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन इन्होंने किया है, 36 फेक अनाउंसमेंट इन्होंने किया है। एंड आईपीओ के टाइम पे इनको जितना पैसा मिला था 33.96 करोड़, मतलब 34 करोड़ जो इनको मिला था आईपीओ के समय पे, तो उसका मिस यूज़ किया है, उसमें से 27 करोड़ तो मिस यूज़ इन्होंने कर दिया है। तो खतरनाक आप कह सकते हो कि कंपनी का जो प्रमोटर है वो देखने को मिला है। एंड ऐसा ही होता है, तो एसएमई कंपनी से हम थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं, अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो ही आगे बढ़ते, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर कंपनी खराब ही होगा, बट ज़्यादातर में प्रॉब्लम एंड इश्यूज होते हैं जो ढूंढना एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स अगर देखेंगे कौन कौन थे इस कंपनी में, शंकर शर्मा बहुत बड़े नाम है स्टॉक मार्केट का, रणबीर कपूर, तो आमिर खान, तो ऐसे टाइप के इन्वेस्टर ने निवेश किया था। अब ये लोग तो एक्टर लोग हैं तो इनको क्या ही पता होगा, बट फिर भी शंकर शर्मा का नाम बहुत ज़्यादा अभी फिर से सोशल मीडिया में उछला जा रहा है कि इतने बड़े इन्वेस्टर एंड जो भी कंपनीज बर्बाद होते हैं वहाँ पे इनका नाम कहाँ कैसे मिल जाता है, स्टॉक मैनिपुलेशन का जहाँ पे भी खबर आता है इनका नाम कहाँ पे यहाँ पे कहाँ से आ जाता है। तो ये इस टाइम पे उठ रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट अपडेट लेंसकार्ट सोल्यूशन को लेकर है। लेंसकार्ट का रिजल्ट आया कल के दिन, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। तो लेंसकार्ट का इस बार सेल्स जो है वो 20% ऊपर गया एंड प्रॉफिट भी लगभग उसी रेंज पे ऊपर गया, तो सब कुछ ठीक है। लेंसकार्ट मैं भी मानता हूँ कि एक अच्छा कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। बट एक चीज़ जो मेरे समझ के बाहर है एंड जिस रीज़न के चलते मैं इस कंपनी से थोड़ा दूर हूँ, वो है कंपनी का वैल्यूएशन, जो कि इस टाइम पे 270 का है, 270 का पीई रेशो। इसके साथ मैं वो आप कह सकते हो कि दोनों को कंबाइन नहीं कर पा रहा हूँ कि एक साइड में 20% ग्रोथ सेल्स में एंड प्रॉफिट में, दूसरे साइड में 270 का पी, क्योंकि इतना ग्रोथ तो मेरे को 30 का पी वाला, 25 का पी वाला स्टॉक भी देकर जाएगा। ट्रांसरेल की हमने बात की, वो कंपनी 26% ग्रोथ लाने की बात कर रहे हैं, 20 के पी के ऊपर है। लेंसकार्ट 20% ग्रोथ ला रहा है, 270 का पीई रेशो है, तो वो मिसमैच मेरे को लग रहा है। तो मैं इस टाइम में बहुत ही कम इंटरेस्टेड हूँ लेंसकार्ट में। कंपनी अच्छा है, सब कुछ ठीक है, बट वैल्यूएशन मेरे कंफर्ट जोन के बाहर है। अभी दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है स्वराज स्वीटिंग एंड ये जो कंपनी है इधर पे रोहित शर्मा का नाम देखने को मिला है प्रेफरेंशियल इशू में।
तो रोहित शर्मा के अलावा मिस्टर संतोष अय्यर, अभिषेक नायर एंड तिलक वर्मा, तो इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो क्रिकेट ये लोग खेलते हैं, रोहित शर्मा का नाम कौन नहीं जानता है। तो इन लोगों का नाम एक कंपनी के प्रेफरेंशियल इशू में देखने को मिला है। कंपनी का साइज 550 करोड़ के आसपास, टेक्सटाइल वाला कंपनी आप देख सकते हो इधर पे। एंड साइज तो छोटा है, 600 करोड़ के आसपास है, 14 रेशियो वैल्यूएशन भी कम है, बट कर्जा साइज की सबसे काफ़ी है। डेट टू इक्विटी 1.9 टाइम्स का है, तो ये एक रिस्क फैक्टर भी है। एक इंटरेस्टिंग अपडेट है, हाथ में आया तो सोच आपके साथ शेयर कर देते, बट फिर भी रिस्क तो है, कर्जा जब देखेंगे तब। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट NSE एंड BSE दोनों कंपनी के कंपैरिजन में है। तो ये अपडेट बताता है कि आज के दिन NSE का मार्केट कैप कितना है अनलिस्टेड मार्केट में। तो अनलिस्टेड मार्केट में NSE का मार्केट कैप है 4,80,000 करोड़, मैसिव साइज, राइट। एंड FY25 का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे NSE का, तो वो 12,188 करोड़ हो चुका है। 4 साल में 3 गुना हो चुका है NSE कंपनी का प्रॉफिट। एंड आज के दिन इसका वैल्यू अगर देखेंगे, मतलब वैल्यूएशन 38 टाइम्स PE के ऊपर, अर्निंग्स के ऊपर आपको मिलेगा, जबकि BSE का PE रेशो आज है 63 टाइम्स का। तो इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है कि कैसे NSE का ग्रोथ काफ़ी बढ़िया रहा, कैसे NSE सबसे बड़ा कंपनी है उसके बावजूद भी ये ग्रोथ लाया, एंड NSE का PE रेशो मतलब वैल्यूएशन कम है एंड BSE का वैल्यूएशन ज़्यादा है। तो ये बात तो ऑब्वियस है कि जब NSE का लिस्टिंग होगा स्टॉक मार्केट में, तो तब BSE के ऊपर लोगों का फोकस कम हो जाएगा, NSE के ऊपर बढ़ जाएगा इसके वैल्यूएशन को देख के। बट कहना कि IPO आने के बाद ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत होता है, लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा मिल जाता है पहले दिन, तो तभी जो वैल्यूएशन है वो बढ़ जाता है पहले दिन, तो डिफरेंस कम ही हो जाएगा तब तक। उसके बाद दोस्तों आते एक और इंटरेस्टिंग डेटा के ऊपर, एंड इसका स्नैपशॉट आप लेकर रख सकते हो, एक स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हो, जो भी लोग हॉस्पिटल सेक्टर को ट्रैक करते। ये डेटा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस का एक जो स्टडी रिपोर्ट है वहाँ से हमने उठाया है। एंड इधर पे आपको 2025 से लेके 2028 तक का जो एक्सपेक्टेशन है सेल्स में, EBITDA में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, वो सारा कुछ मिल जाएगा। फॉरवर्ड में कंपनी का वैल्यूएशन कितना होगा वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला कंपनी अपोलो हॉस्पिटल, तो सेल्स में कितना CAGR आने का पॉसिबिलिटी है 14%। एंड 2028 तक की हम बात करें, FY28 ऊपर आप देख सकते हो FY28, तो प्रॉफिट में 24% CAGR आने का पॉसिबिलिटी है। मैक्स हेल्थ केयर में 32%, मेदांता में 25%, फोर्टिस में 34%, नारायणा कंपनी में 18% ग्रोथ आने का पॉसिबिलिटी है। एस्टर DM में माइनस में है, किम्स में 28%, रेनबो में 20%, जो मैनेजमेंट ने ही गाइड किया है कितना ग्रोथ आएगा प्रॉफिट में CAGR बेसिस पे। HEG में 79%, जुपिटर में 16% एंड डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर में 44% का ग्रोथ आने का पॉसिबिलिटी है। ये भी कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ, ठीक है। तो ये एक आप कह सकते हो स्नैपशॉट है P2P एनालिसिस का कि कहाँ पे कितना ग्रोथ आ सकता है, फॉरवर्ड बेसिस पे कितना वैल्यूएशन हो सकता है, तो इसका एक स्नैपशॉट आप लेकर रख सकते हो। अभी दोस्तों आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में। तो इधर पे ना एक चीज़ हम लोगों के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट बिल्डिंग वेल्थ इज़ स्लो, लूजिंग वेल्थ इज़ फास्ट। तो बेसिकली पैसा गंवाना बहुत इजी है स्टॉक मार्केट में, पैसा बनाना धीरे धीरे करके वेल्थ वो मुश्किल काम है, मुश्किल काम बहुत ही कम लोग कर पाते। वही लोग कर पाएंगे जिनके पास पेशेंस होगा। अभी के समय पे बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने शेयर्स को बेच रहे हैं या स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। बट यही टाइम है और निवेश अपना बढ़ाने का, सिंपल सा होल्ड करने का, नए कंपनीज को स्टडी करने का, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को हम एंड करना चाहेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए लर्निंग, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा याद करके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो को यहीं पे करते एंड। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते अगले वीडियो में। राधे राधे।